जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं किसी एक वीडियो में मैं पूरा कोई एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कराऊंगा। देखो, पोल में जो भी आंसर आया मैं आपके उत्तर का, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं। और हो सकता है कि आपने जो उसमें जो आंसर दिया हुआ, किसी ने हिस्ट्री दिया हुआ, किसी ने ज्योग्राफी, किसी ने पॉलिटी, वह 100% उसको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए मैं पहले ही तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और जो मैं करवा रहा हूँ, कम से कम आप उसको कंप्लीट कर लो। और मैं इतना आपसे वादा करता हूँ, एक सैनिक का यह वादा है कि डेफिनेटली आपके लिए मैं जो भी मैं बोला हूँ वो करके रहूँगा। तो कम से कम मेरे सीरीज को देखने के बाद, देखो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि तुम्हारे अंदर, अगर सुनने में बुरा भी लगेगा, तुम्हारे अंदर अगर क्षमता नहीं है वीडियो को लास्ट तक देखने का, तो वीडियो को मत देखना। और मैं ये भी कह देता हूँ, मैं अपने पूरे अनुभव के साथ कहता हूँ कि तुम इस बार भी सिलेक्शन नहीं लोगे अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख। तो मैं नहीं बोलता किसी के पास तुम शेयर करो, मैं नहीं बोलता कि इस वीडियो को लाइक करो, और मुझे चाहिए भी नहीं। आज तक मैं इस यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं कमाया है और मुझे कमाने की ख्वाहिश भी नहीं है। लेकिन 8-10 बच्चे जो भी सीरियस हैं, उनके कहने पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका यहाँ पे धर्म है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखो। और मैं जो बोलता रहूँगा, एक और पेन और कॉपी लेकर यहाँ पे आपको ज़रूर बैठना है, और मैं जो बोलूँगा उसको लिखना है। और पीडीएफ मैं आपको हेल्प करूँगा उन बच्चे को जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैं जानता हूँ, उनको मैं पर्सनली, आप व्हाट्सएप करना है, मैं उनको पर्सनली सेंड करूँगा। सभी के लिए पीडीएफ वाला फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा। तो इस वीडियो को देखने की मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, आपके अंदर पेशेंस है, और आप लास्ट तक देखोगे। और वीडियो देखो, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग होगा क्योंकि मैं पॉलिटी करवा रहा हूँ। और पॉलिटी का जो स्टार्टिंग जो होता है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, वह पॉलिटी में स्टार्टिंग जो होगा, जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरह से हमारा संविधान बना, वहाँ पे थोड़ा बोरिंग होगा। तो वहीं पे आपको कंट्रोल रखना है। एक बार 5 मिनट वीडियो आगे निकल गया, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई माइक का लाल आपको नहीं रोक सकता। और डेफिनेटली जो भी पॉलिटिकल क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के या कोई भी टर्म से क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिकल साइंस से 8-9 क्वेश्चन जो भी आते हैं, सोचो कि 8-9 क्वेश्चन से ही आप कितना आगे निकल जाओगे। 32 नंबर कम नहीं होता है। आप 1 नंबर अगर कम रहे तो क्या यूपीएससी आपको पास करेगा? बिल्कुल नहीं। तो मैं इतनी देर से मैं बकवास या जो भी बोलो, मैं अपने लफ्ज़ में ही बोलूँगा क्योंकि मैंने इतना समय आपका वेस्ट किया। अगर जो समझ गया उसके लिए तो ये अच्छी बातें होंगी, उसके लिए एक प्रेरणादायक बातें होंगी। जो नहीं समझा उसके लिए बकवास है, तो आप चैनल से अभी वापस चले जाओ डिसलाइक करके। लेकिन आपका कुछ होने जाने को है नहीं। चलो अब हम शुरुआत करते हैं पढ़ाई का। तो पढ़ाई के बारे में ही बात करेंगे। और रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग गया, लास्ट में आपको लगा यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक कर देना। और यूज़फुल कब होगा? ऐसा नहीं कि आप देख लिए, आपके अंदर विचार आ गया कि वीडियो यूज़फुल है। नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर बनने लगा, तभी समझना। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पहला जो सवाल बनता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह किसके सिफारिश पे बना, किसके रिकमेंडेशन पे बना। तो आप पेन और मैंने जो बोला आपको, पेन और कॉपी लेके बैठने के लिए, इसीलिए क्योंकि आपको लिखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा है, और सभा के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं ना। जैसे असेंबली हमारे स्कूल में हुआ करता था, बहुत सारे लोग होते हैं, टीचर भी होते थे वहाँ पे स्कूल के, और सारे जो सर्वेंट्स होते थे, ड्राइवर्स होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी बहुत सारे लोग थे, देश के हर इलाके से चुन के आए हुए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसके रिकमेंडेशन पे बना? तो आपको पता होना चाहिए, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, अब कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। और उसमें 3 लोग थे। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे ये भी याद रखना है, उसमें 3 लोग थे। 3 लोग कौन कौन से थे? एक था एलेक्जेंडर, एक था लॉरेंस, एक था एलेक्जेंडर, एक हुआ लॉरेंस, और तीसरा था क्रिप्स। क्रिप्स मिशन के बारे में सुना होगा, ये 3 लोग मिलके बनाए थे, 1946 में था। चलो आगे बढ़ते, ये टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक हमारा है, ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने लोग थे। ये भी पूछ सकता है ना, सभा में कितने लोग थे। तो शुरू में थे 389 लोग। अब मैं शुरू क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1946 में पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। जब शुरू में 389 लोग थे, तो उसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिशर्स के थे। जहाँ पे अंग्रेज़ थे वहाँ पे चुनाव हुआ था। चुनाव क्या हुआ था? लोगों ने वोट डाला था? बिल्कुल नहीं, लोगों ने वोट नहीं डाला था। वो जिस तरह से राज्यसभा का भी चुनाव होता है, मैं आगे बताऊंगा किस तरह से होता है, उस तरह से वोटिंग हुआ था। और राजा महाराजा को फ्री में नॉमिनेट कर दिया गया था। समझ में आ रहा है? राजा महाराजा को फ्री में नॉमिनेट कर दिया गया था। तो राजा महाराजा की टोटल संख्या थी 93, और 4 थे कमिश्नर एरिया से, कमिश्नरेट एरिया से। ये कंपोजिशन था। समझ में आ गया?
अब इलेक्शन में कौन जीता कौन हारा इतना आपसे नहीं पूछेगा, इसके बाद में पाकिस्तान का ही बंटवारा हो गया ये भी आपसे नहीं पूछेगा। अब चलो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये हमारा बना कब, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 9 दिसंबर 1946 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चुनकर आया। और उसमें फैसला हुआ कि सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, किसी एक को तो बनाना होता है ना, तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बनाने का फैसला लिया गया। 1 मिनट मैं एरोप्लेन मोड ऑफ कर देता हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। और चलिए, तो सच्चिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन अब उम्र के लिहाज से बनाया गया है तो 2 दिन बाद हटा दिया गया। 11 दिसंबर 1946 को, समझ लेना मेरे भाषा पे मत जाना, हिंदी पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का परमानेंट अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, अब 9 से 11 हो गया। अब आया 13 दिसंबर, हर 2 दिन बाद की घटना हो रही है। 13 दिसंबर 1946 को अब पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, एक पेज लाए होंगे जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, एक प्रपोजल एम, मैं भारत को इस तरह बनाऊंगा उस तरह बनाऊंगा, ऐसा कुछ लिखा होगा। उसी को बाद में जाके भारत का उसे प्रियम्बल बना लिया गया। भारत का प्रियम्बल, समझ में आ गया, प्रियम्बल बना लिया गया। ठीक है, उसके बाद 3 जून आता है, भारत पाकिस्तान अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में जब संविधान बन रहा था, बनाने का अधिकार किसे दिया गया होगा, किसे दिया गया था बनाने का अधिकार, एक होता है ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट करना बनाने वाला। एक कब आया था, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया। संविधान बनना कब से शुरू हुआ था, 9 दिसंबर 1946 का, 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनना शुरू हो गया था, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी बना 29 अगस्त 1947 के दिन। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है पता होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स थे, तो 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर के नाम आप देख सकते हो, आपके बुक में मिल जाएगा, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, 7 लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, आपको याद रखना है। और उसके चेयरमैन कौन थे, भीमराव अंबेडकर। अब बोला जाता है, आपने सुना होगा कि हमारे संविधान को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। ऐसा इसलिए बनाया गया है, ड्राफ्टिंग कमेटी का ही सारा काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। उसमें बहुत सारे लोग थे, आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, उसमें टी कृष्णचारी भी थे, उसमें डॉक्टर के मुंशी साहब भी थे, बहुत सारे लोग थे, 7 लोग थे। लेकिन उसको हेड कौन कर रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सबसे बड़ा उन्हीं के पास पावर था उस कमेटी का, इसीलिए बोला जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो इसलिए बोला जाता है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद अगला टॉपिक है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखते चलना। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का क्या गुण है, क्योंकि हमने संविधान बहुत सारे देशों से अध्ययन करके लिया है, उसकी अच्छी अच्छी बातें। देखो कुछ समय बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो पहला गुण क्या है, हमारा संविधान क्या है, ना ही ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा वह फ्लेक्सिबल है, मतलब कि नहीं ज़्यादा वो रिगिड है नहीं ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल है, बीच वाला है। मतलब कि संविधान में संशोधन भी हो सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे पास है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, हमारे संविधान को एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन। वास्तव में हमारा संविधान बड़ा होने के कारण है क्योंकि हमारे देश का एक ही संविधान है जो राज्यों को भी कंट्रोल करता है, केंद्र सरकार को भी कंट्रोल करता है, मुख्यमंत्री को भी, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, इलेक्शन कमीशन को, यूपीएससी को, सभी के बारे में हमारे संविधान में दिया गया है। और हमारा संविधान लिखित संविधान है, ठीक है, और हमारे संविधान में लोगों को सबसे ऊपर रखा गया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमें याद रखना होगा, हमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अब आ जाता है, आप लिखना बोरोड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमने बहुत सारे देशों से लिया है, तो यूके पहला देश जिसने हमें पे कब्जा किया था, गुलाम बनाया था, उससे हमने क्या क्या लिया है। तो यूके के संविधान से आप ध्यान देना, हमने क्या क्या लिया है। यूके के संविधान से, ऊपर यूके लिखता हूँ, पॉइंट देकर लिखना आप। हमने तो पहले लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हमारे देश में पार्लियामेंट होगा,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट का होने का मतलब है कि हमारे पास जो पार्लियामेंट का जो हेड होगा, मतलब कि एक न एक पार्टी होगा जिसके पास मेजोरिटी होगा, वो गवर्नमेंट को रूल करेगा। ब्रिटेन में भी यही सिस्टम है। पार्लियामेंट हमारे यहाँ भी है, संसद जिसे बोलते हैं। लोअर हाउस, लोअर हाउस किसे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं समझेंगे। लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को, अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को। लोअर हाउस को थोड़ा ज़्यादा पावर दिया गया, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा बोला गया कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होंगे हमारे पास। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिंगल सिटीजनशिप हमारे देश में है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब एकल नागरिकता, मतलब हमारे देश के हर लोगों के पास एक ही देश का नागरिकता होगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास अमेरिका का भी नागरिकता हो और भारत का भी हो। अगर हम जैसे ही अमेरिका का नागरिकता लेना चाहेंगे, ये आर्टिकल 9 में लिखा गया है, ठीक उसी समय हमारे देश का नागरिकता छीन जाएगा। समझ में आ गया? तो सिंगल सिटीजनशिप है हमारे देश में। हमारे देश में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। इसे क्या बोलेंगे? बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा क्या होगा? स्पीकर भी होगा। हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ठीक है। और इतना होने के बाद सबसे अंतिम हमने क्या बोला? देश का एक नॉमिनल हेड होगा। नॉमिनल हेड मतलब कि नॉमिनल हेड है वो, रियल हेड नहीं है। तो नॉमिनल हेड कौन होगा? हमारे देश में है प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। अब नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है, तो क्या इंग्लैंड में कोई प्रेसिडेंट है? नहीं, वहाँ नॉमिनल हेड है वहाँ की महारानी। लेकिन हमने क्या किया, हमारे देश में तो राजा महाराजा का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था, वो कल्चर ख़त्म हो चुका था। तो हमने क्या ले लिया? नॉमिनल हेड को ले लिया, प्रेसिडेंट। इतना कुछ लिया है हमने यूके से। अगर आप नोट्स बना रखे हो तो नहीं बनाना, आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। यूएसए, हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? अब देखो, ब्रिटेन के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारे देश में संविधान है जिसको छू सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन इंग्लैंड के पास कोई लिखित संविधान नहीं है। तो हमने लिखित संविधान हमने लिखा है ना, तो कहाँ से लिया? हमने लिया अमेरिका से। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमने जो अपनाया, जो ये हमने कॉन्सेप्ट अपनाया, वो लिया हमने अमेरिका से। उसके बाद देश में वाइस प्रेसिडेंट हमने अपनाया अमेरिका से। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो आगे हम पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, ये अधिकार है, नागरिक को मिला हुआ अधिकार है, हमने लिया है अमेरिका से, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ये भी आप याद रखते चलना। जो मैंने पीछे बताया है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप आर्टिकल 9 में है, और 12 से लेकर 35 तक है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा हमने यूएसए से और क्या लिया है? और लिया है हेड ऑफ स्टेट। मतलब कि हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ पे देश से है, राज्य से मतलब नहीं है, बिहार उत्तर प्रदेश नहीं है। हेड ऑफ स्टेट होता है यहाँ पे प्रेसिडेंट। इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से फंक्शन करेगा, हमने लिया अमेरिका से। बस, तो बड़े बड़े जो भी है हमने ख़त्म कर लिया। अब इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से मैंने 2 चीज़ लिया है। पहला लिया है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट लिख लेना, मैं समझा देता हूँ क्या होता है कंकरेंट लिस्ट। और दूसरा होता है लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है समझा देता हूँ। देखो, देश को गवर्न करना है, चलाना है, तो कुछ पावर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कुछ होगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, और कुछ होगा जो दोनों के पास होगा, सेंटर प्लस स्टेट। तो इसे ही बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जहाँ पे सेंटर भी कानून बनाएगा, राज्य ही बनाएगा, लेकिन दोनों में अगर हो गया मतभेद तो पावर चल जाएगा सेंटर के पास। समझ में आ गया? इसे ही बोलते हैं हम समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। कहाँ से लिया गया? अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन अगर आ गया इस तरह से, कॉलम ए और कॉलम बी बनाकर यहाँ पे कुछ देशों के नाम लिखे गए रहेंगे, यहाँ पे फीचर्स रहेगा, और मिलाना रहे ऑस्ट्रेलिया अगर रहे और यहाँ रहे कंकरेंट लिस्ट, तो आपको इसके साथ मिलाना है। अगर यहाँ रहे फंडामेंटल राइट और यहाँ रहे यूएसए, तो आपको इसके साथ मिलाना है। समझ में आ गया? एक देश था पहले, अब तो नहीं रहा वो, यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब मॉडर्न डे में इसे आप रसिया बोल सकते हो। तो यूएसएसआर के जगह पे अगर रसिया रहता है तो आप उसे यूएसएसआर ही समझोगे। देखो, अब हमने लोगों को तो हमने अधिकार बहुत सारा दे दिया, लोगों को अधिकार तो दे दिया, लेकिन लोगों को कुछ ड्यूटी भी तो होनी चाहिए इस देश में रहने का। देखो, आप कोई कंपनी में जा रहे हो काम करने, तो आप बोलोगे कि हमें ठंडे ठंडे पानी मिलने चाहिए, हमें एसी में बैठना है, और हमें 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है। तो आपकी ड्यूटीज़ भी तो होनी चाहिए उस कंपनी के लिए,
कि आपको मन लायक काम करना है, आपको ऐसा काम करना है ताकि कंपनी की तरक्की होती रहे। तो ये आपकी ड्यूटी है कंपनी को लेकर। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि देश में बहुत कुछ हो गया, सिर्फ यहाँ पे मिल रहा है लोगों को यहाँ पे अधिकार मिल रहा है, अब ड्यूटी भी होनी चाहिए। बहुत अच्छा फैसला था। तो आर्टिकल 51A में और इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो मैं बाद में बात करूँगा, फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ा गया। तो फंडामेंटल ड्यूटी हमने लिया है यूएसएसआर से। देखो देश में चलता है 5 साल के लिए सरकार, तो 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना हमने लिया है यूएसएसआर से। प्रियम्बल में एक वर्ड है सोशलिस्ट वर्ड भी हमने लिया है यूएसएसआर से, ठीक है। जर्मनी से 90% बुक में गलत लिखा होता है कि जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी प्रोविज़न नहीं लिया है जर्मनी से। ये अगर आप समझ रहे हो तो ये गलत बात है। इमरजेंसी प्रोविज़न हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। हमने जर्मनी से लिया है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर देश में इमरजेंसी लग गया तो फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से हम कंट्रोल करना है, ये लिया है हमने जर्मनी से, ठीक है। जापान से क्या लिया है, जापान से भी ले लिया है हमने फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। साउथ अफ्रीका से बहुत इंपॉर्टेंट लिया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया हमने आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलता है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कि सरकार चाहे, सरकार का मतलब पार्लियामेंट से हम मतलब है, पार्लियामेंट चाहे तो संविधान को संशोधित कर सकती है, मतलब अमेंड कर सकती है, बिल्कुल जैसे EWS आरक्षण आया, ठीक है, उसी तरह से OBC आरक्षण आया था। इसके अलावा बहुत तरह तरह के अमेंडमेंट होते हैं, GST आया था। तो कहीं ना कहीं संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। तो आपको बताना है कि EWS जो हमारे संविधान में ऐड किया गया 10% आरक्षण जनरल कैटेगरी को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया है, आपको कमेंट करना है, गूगल सर्च नहीं करना। एक लास्ट में बोलूँगा आयरलैंड जिसकी कैपिटल है डबलिन, उससे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिया है DPSP। ये DPSP क्या है, DPSP का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट का पॉलिसी, स्टेट का मतलब है देश, तो देश का क्या यहाँ पे सिद्धांत होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक एवं सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल ये हमने 36 से 51 तक लिया है। अब ये क्या बोलता है, यही बोलता है कि अब मान लो कि हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, अब मोदी जी की भी कुछ जिम्मेवारियां हैं कि वो किस तरह से देश को चलाएंगे। वो कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, ठीक है। अब मोदी जी को ऐसा नहीं है कि अगर वो फॉलो ना करे तो उन पर केस हो जाएगा। यहाँ पे मोदी जी का एग्जांपल लेना, कोई भी मान सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ले सकते हो, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि DPSP जो है हमने लिया है इस वहाँ से आयरलैंड से, और आयरलैंड कहाँ से लिया था, स्पेन से। खैर DPSP को कोर्ट में लेके आप नहीं जा सकते, लेकिन वही अगर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को आपका क्षति हुआ है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, सरकार को आप हरा सकते हो, लेकिन DPSP के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक गया हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसे ध्यान से सोचना। अगर अभी तक मैं आपको आर्टिकल बोल रहा था, एक ही समझ में आ गया, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आपको जाना है बाज़ार। ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है जिस पे पिलर जिसको बोलते हैं वो तैयार हो चुका है, अब ऊपर घर बनाना है। समझ में आ रहा है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म होने के बाद आप लोग भाग मत जाना, ठीक है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ और आप लोग और वीडियो को पानी वानी पी कर आप लोग भी देखते रहना करो। तो देखो अब आगे चलते हैं। प्रियम्बल को एक बार पढ़ लेना, संविधान का जो प्रस्तावना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये कब आया था, रिवाइज़ करवा देता हूँ। एक्चुअली रिवाइज़ में करवा देता हूँ। कब आया था, जब पंडित नेहरू ने, आपको याद होगा कि 9 दिसंबर 1946 के बाद क्या आया था, 11 और 13। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था और उसी को आगे जाके प्रियम्बल बना दिया गया, ठीक है। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब अडॉप्ट किया गया था, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है।
अब आगे आते हैं। देखो अब मैं वही बात कर रहा था कि मैं अगर आपको बोलूं कि जाना है आपको बाज़ार, ठीक है, बाज़ार जाना है आपको और कुछ सामान लेके आना है, जैसे कि बिस्किट, एप्पल, पोटैटो, अनियन, स्नैक्स, स्वीट्स, ऑयल, कोरिएंडर, ऐसे बहुत सारे सामान हैं। तो आप हो जाओगे कन्फ्यूज़। अब आपको पता है कि किसी एक दुकान पे आपको ये सारे सामान नहीं मिलेंगे, तो आप क्या करोगे? आप अगर होशियार हो तो आप बनाओगे लिस्ट, कहोगे देखो ऐसा नहीं हो सकता। आप बनाओगे लिस्ट में करोगे डिवाइड। पहला लिस्ट में आप लिखोगे कुछ भी स्नैक्स लिख दो या फूड आइटम लिख दो, ईटिंग आइटम लिख दो। वहाँ पे लिखोगे आप आराम से बिस्किट, स्वीट, इसके अलावा चॉकलेट्स अगर ऐसा है तो। इसके बाद लिखोगे वेजिटेबल, उसमें लिखोगे आप पोटैटो, समझ में आ रहा है ना, टमाटो, कॉलीफ्लावर। उसके अलावा आप लिखोगे ग्रॉसरी में लिखोगे मस्टर्ड ऑयल, कोरिएंडर, जिंजर, पल्सेस, ऐसे आप लिखोगे। अब इससे क्या है कि आप कोई एक बेकरी शॉप पे गए, ये सारे सामान मिल गए, वेजिटेबल शॉप पे गए, ये सारे सामान मिल गए, ग्रोसरी के कोई शॉप पे गए, ये सारे सामान मिल जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बोलोगे कि मैं कोई एक रिलायंस मॉल में चला गया, कहीं भी चला गया, तो पूरा एक ही जगह मिल जाएगा, उस केस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ गया? तो ऐसा यहाँ समझाने का मतलब क्या है? अब देखो ध्यान से, संविधान में हमारा जो फीचर्स है, इस कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ आर्टिकल 1 से। देखो 1 से शुरू हुआ, तो मान लो कहीं गया, एग्जाम्पल है 1 से लेकर 5 तक। अब फिर जब 6 से शुरू हो रहा है, तो ऐसा देखने में आ रहा है कि 6 से लेकर के 8 वाला, फिर 9 से लेकर के 15 वाला का गुण सेम है, मतलब उसके लगभग गुण सेम आ रहे हैं, उसके फीचर्स सेम आ रहे हैं। तो इसे ही क्या बोल दिया गया? यह पार्ट है, यह भाग है, पार्ट। इसको पार्ट वाइज बांट दिया गया, उसके अंदर आर्टिकल डाल दिया गया, ठीक है। इसके अलावा एक होता है शेड्यूल बोलो या स्केड्यूल बोलो, उसमें जो पार्ट के अलावा भी जो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास जो टर्म्स थे उसको ऐड किया गया है। मैं बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। पहले पार्ट समझ में आ गया ना? चलो देखो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं सभी पार्ट्स को नहीं कराऊंगा। अभी हमारे संविधान में पूछोगे तो कितना 22 पार्ट है, 12 स्केड्यूल्स हैं या शेड्यूल हैं, और जिस समय संविधान बना था उस समय 396 आर्टिकल हैं। अब तो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, पूछेगा नहीं कहीं भी, 450 से ऊपर आर्टिकल हैं अभी, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। चलो आप लोग हेडिंग डालना शेड्यूल या स्केड्यूल। देखो हमारे संविधान जब बना उस समय 8 शेड्यूल थे, बाद में 4 और ऐड होके 12 हो चुके हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है शेड्यूल। अब जब मैं 12 पढ़ा दूंगा तो आपको लगेगा कि आर्टिकल के अलावा शेड्यूल पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो आर्टिकल का ही पार्ट है शेड्यूल भी। पहला, मैं बहुत जल्दी लिख रहा हूँ, पहला शेड्यूल क्या बोलता है कि भारत जो है, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट, और जब भारत राज्यों का संघ है तो इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। ये समय समय पर बदलता और घटता बढ़ता रहेगा, जैसे जम्मू कश्मीर यूटी बन गया, लद्दाख यूटी बन गया। तो इंडिया क्या है? राज्य का एक संघ है, इंडिया के अंदर सभी राज्य आएंगे। आर्टिकल 1 भी लगभग यही बात बोलता है। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा जो शेड्यूल बोलता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं इंडिया के, जैसे कि प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हमारे, उसके अलावा स्पीकर ऑफ लोकसभा, CAG, UPSC चेयरमैन, इन सभी को सैलरी के बारे में बात किया गया है। तो दूसरा क्या है? दूसरा से है वेतन, तो दुबे जी याद रख लो। दूसरा क्या है? दूसरा से वेतन के बारे में किया गया है, जो नामी ग्रामी पोस्ट हैं उनके बारे में। अब तीसरा क्या है? अब भाई पैसे मिल गए हैं तो क्या वो लोग अब शपथ ले लेंगे, तो तीसरा शेड्यूल बोला गया है। देखो तीसरा से क्या होगा? तीसरा से शपथ। अब मत बोलना कि शपथ जो होता है वो इस तरह से शब्द से होता है, मुझे ही पता है,
लेकिन मैं इसे ट्रिक के लिए तीसरा से क्या होगा, शपथ। तो जितने भी लोग होंगे वो शपथ लेने की बात हो रहा है, फॉर्म ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, मतलब ओथ लेंगे। ओथ मतलब क्या होता है, शपथ लेना। तो तीसरा में हो गया शपथ। अब चौथा क्या है, चौथा है कि राज्यसभा में जो भी सीटें हैं, राज्यसभा में अभी कितने सीटें हैं, 250। तो राज्यसभा में 250 सीटें हैं, 248 प्लस 12, 12 नॉमिनेट होते हैं, 238 जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। तो उनके बारे में है कि किस राज्य को कितना राज्यसभा का सीट होगा, ये राज्यसभा की सीटें हैं। तो ये क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ ईच स्टेट इन द राज्यसभा, ठीक है। अब पाँचवा बोलता है, आप सुनते रहना, पाँचवा बोलता है कि देश में जो भी शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स एरिया हैं, जनजाति और जो पीछे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन पर किस तरह से शासन व्यवस्था लाना है, उनकी भागीदारी किस तरह बढ़ाना है, वो आर्टिकल 5 में है। आर्टिकल 5 नहीं, शेड्यूल 5 में है। शेड्यूल 6 बोलता है कि एक, देखो टर्म याद रखो, अमित्र मेघा। तो ये जो राज्य हैं हमारे, उसमें जो शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें किस तरह से शासन व्यवस्था होगी, उनको स्पेशल, जैसे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था ना, लगभग उतना तो नहीं है लेकिन कुछ है। जैसे वहाँ पे लैंड रिलेटेड जो भी लॉज बनेंगे, जो लोकल लॉज होंगे, यह उन्हीं का चलेगा। ये कौन कौन से राज्य है, पहला जो हमारा राज्य है वो है असम। असम के 4 ज़िले हैं, मैं बता देता हूँ, कोकराझार, बुक्सा, उदालगिरी और एक है चिरांग। तो असम हुआ, मी से हुआ मिज़ोरम, त्र से हुआ त्रिपुरा, मेघा से मेघालय। तो इस देश में 4 राज्य हैं जिनमें शेड्यूल 6 है। पूछ सकता है कि इसमें से कौन से राज्य हैं शेड्यूल 6 में नहीं आते हैं, तो आपको देख लेना है असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अमित्र मेघा से याद रख लेना। अब 7वां बोलता है कि किस तरह से पावर इस देश में बटेगा। तो देखो, यूनियन लिस्ट होता है जो केंद्र शासित केंद्र सरकार जिससे पावर बनाएगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के बारे में समझा दिया जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। तो यूनियन लिस्ट पे कानून बनाएगा केंद्र सरकार, स्टेट लिस्ट पे बनाएगा राज्य सरकार, और कंकरेंट लिस्ट पे बनाएगा हमारा दोनों मिलके। जैसे कि देखो, यूनियन लिस्ट कौन हुआ, डिफेंस हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स हुआ, एग्रीकल्चर किस में आएगा, कंकरेंट लिस्ट में, एजुकेशन आएगा कंकरेंट लिस्ट में, हेल्थ आएगा, मैरिज आएगा, इसके अलावा लैंड आएगा, ये किस में आएगा, स्टेट लिस्ट में आएगा। पुलिस आएगा, स्टेट लिस्ट में आएगा। तो देखते हो, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ऐसा नहीं तो सुनते हो कि ये केंद्र सरकार की पुलिस है। केंद्र सरकार की अपनी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, इसके अलावा CAPF है, लेकिन कुछ राज्यों के अपने पुलिस होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ये शेड्यूल 7 में है। 8 शेड्यूल क्या बोलता है, अब देश में भाषा के बारे में है। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में पहले 14 भाषा को मान्यता दी गई थी, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, बाद में 8 को और दिया गया, और अभी वर्तमान में 22 भाषाएं टोटल अभी हमारे संविधान में है। टोटल अभी 22 भाषाएं हमारे संविधान में है जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। समझ में आ रहा है आपको। तो इसमें शुरू में 14 थे, ठीक है, बाद में ऐड किया गया होगा। तो देखो किस तरह से ऐड किया गया, 8 को मैं बता रहा हूँ। पहले ऐड किया गया था 21वें संविधान संशोधन में, सुनो यहाँ पे, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सिंधी ऐड किया गया। उसके बाद 71वें में कोमने, मैट्रिक बना रहा हूँ अभी, और 92 में DBMS। थोड़ा सा राइटिंग समझना, मैं हाथ से लिख रहा हूँ। देखो, 21 में ऐड हुआ सिंधी, 71 में हुआ कोमने मतलब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो आप लिख लेना सिंधी, कोमने, और इन दोनों को ऐड कर दो तो 92वें संविधान संशोधन में DBMS कंप्यूटर में पढ़ा होगा, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। तो लिखना आप सिंधी, कोमने, DBMS, सिंधी, कोमने, DBMS याद हो जाएगा। सिंधी, बाद में कोमने मतलब कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। इस तरह से भाषा ऐड हुआ हमारे संविधान में। मैं जब PDF दूंगा ना, उसमें ट्रिक भी होगा। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है, रिवाइज भी हो रहा है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवाइज करते रहना। मैं जब PDF आपको दूंगा तो उसमें ट्रिक पूरा होगा और आप अच्छा कर लोगे। 8 के बाद आता है 9। देखो थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसमें पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पे ऐड किया गया है
इसमें बोला गया है कि अगर कोई केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाकर अगर इस टोकरी में डाल देता है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब कि केंद्र सरकार को पावर बढ़ाने वाला यह यहाँ संशोधन था। यह 9वां शेड्यूल जोड़ा गया। देखो 8 पहले था, 4 बाद में जोड़ा गया। मैं पहले बताया 12 शेड्यूल है, 8 पहले था, बाद में 4 जोड़ा गया, तो 9वां से जोड़ना शुरू हो गया। तो सरकार ने पहले ही संविधान संशोधन में जोड़ दिया, क्योंकि लग गया कि नहीं, पावर तो चाहिए हमें थोड़ा सा कोर्ट से बचने के लिए। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं है, आप कोई भी रूल बनाओगे उसको हम इंटरप्रेट जरूर करेंगे। देखो 10वां संविधान संशोधन राजीव गांधी लेकर आए थे। ये 52वां संविधान संशोधन लेकर आया गया 1985 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ काफ़ी शानदार यह यहाँ पे शेड्यूल था। इसे बोला गया एंटी डिफेक्शन, इन्फेक्शन नहीं है, डिफेक्शन लॉ। मतलब कि दल बदल, अगर दल बदलोगे कान पकड़ के बाहर कर देंगे। ऐसा मतलब क्या था, मान लो कि किसी स्टेट है, ये समझ लो थोड़ा सा, एक स्टेट है जहाँ पर टोटल 100 सीटें हैं, समझाने के लिए मैं 100 ले रहा हूँ। तो वहाँ पे किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनाना है तो 51 सीटें चाहिए। मान लो कि यहाँ पार्टी ए है, यहाँ पर पार्टी बी है, ठीक है, इसको सी कर दो, कांग्रेस बीजेपी कर लेना तुम लोग। तो अगर मान लो कि यहाँ पे इस पार्टी के पास, सी के पास अगर 25 सीट्स हैं, ठीक है, 25 सीट है। इस पार्टी बी के पास, इस पार्टी बी यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके पास अगर यहाँ पे 50 सीट्स हैं, और ये पार्टी सी यहाँ पे एक और डी मान लो इसको, सी बी डी, यहाँ पे 25 सीट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सरकार किसी का नहीं बन सकता अगर इंडिपेंडेंट है, 51 किसी के पास नहीं है। इसको मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, इसको मैं भूल जाता हूँ। अगर मैं केस इसी में बनाता हूँ, अगर कांग्रेस और यहाँ पे बीजेपी है, यहाँ पे 100 सीट्स हैं, और समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो अगर इस पार्टी के पास 49 सीट है, इस पार्टी के पास अगर यहाँ पे 51 सीट है, तो बीजेपी की सरकार धूमधाम से चल रही है। लेकिन अगर दो यहाँ पे अगर एमएलए यहाँ पे निकले बदमाश, वो क्या बोले कि मैं जा रहा हूँ कांग्रेस में, अब क्या हुआ, यहाँ पे 49, यहाँ पे 51, अब कांग्रेस की सरकार चलने लगी। फिर इनका मन किया कि नहीं नहीं वहीं पे ठीक था, फिर यहाँ पे आगे इधर सरकार चलने लगी। तो इसलिए ही ख़त्म किया गया कि अगर आप पार्टी, अगर ए से आप चुनाव लड़के जीत रहे हो, पार्टी ए से चुनाव लड़के जीत रहे हो, अगर पार्टी आपने बी ज्वाइन की तो आप जिस पद पे, उस पद को छोड़ना होगा। मतलब आप एमएलए हो, विधायक बाबू हो, अगर आप ए से बी में पार्टी में आ रहे हो तो आप एमएलए अब नहीं कहलाओगे, आपको फिर से चुनाव लड़ना होगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब ये होता है कि जैसे पार्टी बदला, आपको डिफेक्शन लग गया, मतलब आप उस पद पे अब नहीं रहोगे, ठीक है। 11th इसके बाद है, इंपॉर्टेंट है 11th और 12th। 11th और 12th बहुत ही शानदार ये भी है। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से दोनों आया है। ये बोला गया पंचायती राज, पंचायती राज मतलब गांव के बारे में बात किया गया, पंचायती राज किस तरह से होगा, ग्राम सभा किस तरह से होगा, इसके बारे में बात किया गया है। और ये म्यूनसिपल बॉडीज़ के बारे में बात किया गया है, म्यूनसिपल बॉडी, म्यूनसिपालिटी की बात की गई है। मतलब ये रूरल एरियाज़ में है, या ग्रामीण क्षेत्र में है, और ये अर्बन क्षेत्र में है। यह आर्टिकल माफ़ कीजिएगा, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में है। 73वें संविधान संशोधन से और ये 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और ये गांधी जी का भी सपना था कि देश में हमें 3 लेयर ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती सरकार चाहिए। तो उसको यहाँ पे फुलफ़िल किया गया था। समझ में आ गया। तो ये था पूरा हमारा शेड्यूल 1 से लेकर 12 तक। अब देखो, पार्ट मैंने पहले समझा दिया ना कि कुछ यहाँ से लेकर यहाँ पार्ट तक, 1 से लेकर 5 तक, फिर 6 से लेकर 12 तक सेम नेचर फॉलो करेगा, इसे ही बोला गया है पार्ट। समझ में आया। तो पहला पार्ट जो है हमारे संविधान का, वो बोला गया है स्टेट के बारे में, राज्य की परिभाषा बताया गया है। पहला है इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। 3 बोला गया है कि सरकार चाहे तो किसी राज्य की सीमा को बदल सकता है। किसी देश को अगर हम कल को कब्जा करते हैं, जैसे कि पीओ कब्जा करेंगे, तो उनको अपने देश में मिला सकते हैं, ठीक है। ये पहला है हमारे देश के बाउंड्री के बारे में बोला गया है, देश की इंटीग्रिटी के बारे में बोला गया है, देश की संप्रभुता के बारे में बात किया गया है। इसके बाद आता है पार्ट 2। सभी पार्ट को नहीं पढ़ना है, मैं 2-4 ही पार्ट पढ़ाऊँगा। मेरा मकसद है पार्ट 3 पे जल्दी से जल्दी आना। पार्ट 2 बोला गया है सिटीजनशिप। आपने सुना होगा कि नागरिकता कानून के बारे में बहुत हो हंगामा हुआ, 2019 में हुआ था, 2020 में भी हुआ था। पार्ट 2 में है। पार्ट 2 कहाँ से है? 5 से लेकर 11 तक है। इसी के देखो, पहला आर्टिकल, अब ये 5 क्या है, 11 में क्या लिख रहा हूँ, तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। अब जैसे कि आर्टिकल 5 बोलता है कि जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिकता मिल जाएगी। 6 बोलता है कि जो लोग
भारत से पाकिस्तान गए होंगे और फिर वो लौट के आ गए होंगे, उनको नागरिकता मिल जाएगी। 7 बोलता है कि जो लोग भारत की लड़ाई में शामिल थे लेकिन वो मतलब अंग्रेज़ को हराने के लिए अमेरिका से, सैन फ्रांसिस्को से, विदेशों से लड़ रहे थे, तो उनके बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। इसी तरह से आर्टिकल 9 बोलता है कि अगर इस देश में रहते हो तो सिर्फ इसी देश की नागरिकता लेनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। मैंने पहले ही बताया है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है। 10 बोलता है कि किस परिस्थिति में आपका आर्टिकल 10 बोलता है कि किस परिस्थिति में आपसे सिटीजनशिप छीन लिया जाएगा। ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आ रहा है, CAA वाला, समझ में आ रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और 11 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है कि सब नागरिकता के ऊपर कोई भी कानून बना पाए। तो अमित शाह ने कानून बनाया था, और पार्लियामेंट में किसके पावर रहेगा? होम मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास सारा पावर है कि नागरिकता के ऊपर कोई भी कानून बना सकता है। ये आर्टिकल 11 में लिखा गया है बाकायदा। जो लोग विरोध कर रहे थे वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। पार्ट टू कंप्लीट। अब आया पार्ट 3। सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात का। पार्ट 3 किसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। कहाँ से लिया है हमने? अमेरिका से लिया है। ड्यूटी लिया था हमने रसिया से, USSR से। अब अधिकार, लोगों को मिलेगा अधिकार। देश में जन्म लेते ही ये अधिकार लोगों को मिल जाते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर के 35 तक है। 12 से लेकर के 35 तक ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब 12 से लेकर 35 मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ। यहाँ पे 12 आ जाओ। देखो 12 में है डिफिनीशन ऑफ स्टेट। राज्य की परिभाषा बताया गया है कि राज्य क्या है, एक देश क्या हो सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर हमारे को बोला जाए कि केंद्र सरकार अगर राज्य की तरह ट्रीट कर रही है तो बिल्कुल सही है, उसमें बताया गया है। राज्य सरकार भी एक राज्य की तरह ट्रीट कर रहा है, मतलब वो देश की जगह पे वो फैसला ले रहा है। उस तरह से गांव के मुखिया भी हो सकता है। तो डेफिनीशन ऑफ स्टेट बोला गया है। आर्टिकल 13 में बोला गया है डिफिनीशन ऑफ लॉ, कानून की परिभाषा। अब कानून देश में क्या है ये समझाता हूँ। लोकसभा और राज्यसभा प्लस साइन ऑफ प्रेसिडेंट अगर हो जाता है तो एक कानून है। लोकसभा पास किया, राज्यसभा पास किया और प्रेसिडेंट ने साइन किया, वो हो गया एक कानून। ठीक है। इसी तरह से राज्य में, सुनते रहना, इसी तरह राज्य में अगर मैं उत्तर प्रदेश का बात लेता हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा प्लस विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्य में नहीं है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे है। विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस साइन ऑफ गवर्नर इज कॉल्ड ऑल्सो लॉ। इसके बाद एक और आता है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। आर्टिकल 1, 2, 3 अध्यादेश, मतलब कि प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी कर देते हैं, बाद में उसे पास करा लिया जाता है। यह भी है एक कानून, यह भी एक है लॉ। यह है राष्ट्रपति करते हैं। तो राज्य में क्या करे, कौन करेगा? गवर्नर। तो आर्टिकल 213 जो है वो राज्य में कौन करता है? गवर्नर इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ। इतना है हमारे पास राज्य की कानून की परिभाषा। राज्य की परिभाषा तो छोटा सा 12 में, 13 में हुआ कानून की परिभाषा। अब आर्टिकल 14 ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 14 इम्पोर्टेंट है, यहाँ समझ लेना आप लोग। ठीक है। अब आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में एक के पास लिखा। ठीक है। 19, 20 ये ट्रिक मैं बताऊंगा तो और आसानी से याद होगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखो अब मैंने क्यों अलग कर दिया, क्योंकि इन सभी का फीचर्स एक है। इसका फीचर्स एक है, इसका अलग है, इसका मतलब कि 23, 24 का एक है, 25, 26, 27, 28 का अलग मतलब कि एक है, 29, 30 का एक है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि इस बॉक्स का इस बॉक्स से बिल्कुल अलग फीचर्स है लेकिन आपस में सेम है। तो पहला क्या है? पहला जो बॉक्स बनाया हुआ मैं, ये क्या है? राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। पहला है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है कि राइट टू फ्रीडम, यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन, अगर हमारे ऊपर कोई भी अगर हमें ऊपर अगर रूल कर रहा है, हमारे ऊपर हावी हो रहा है, हम किसी भेदभाव के खिलाफ लड़ सकते हैं। 23-24 में ऊपर दिया गया है। अगला है हमें धर्म के मानने के ऊपर अधिकार दिया गया है। देखो सब में अधिकारी हैं, हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी रूल लॉ को, किसी भी रिलीजियस लॉ को हम फॉलो कर सकते हैं, कहीं भी टीका लगा सकते हैं, कहीं भी टोपी पहन सकते हैं। और लास्ट में जो दिया गया है 29 और 30 दिया गया है, यह है
एजुकेशन राइट, अगर मान लो कि हमें कोचिंग खोलना है, अगर हमें अपना मदरसा खोलना है, हमें अपना एक गुरुकुल खोलना है, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। ये 29 और 30 में दिया गया है, समझ में आ गया। तो इस तरह से फीचर्स हम एक एक करके सबको देखेंगे, लेकिन याद क्या रखना, 5 4 2 4 2 1, मतलब 5 में क्या है 14 15 16 17 18, 4 में क्या है 19 20 21 22, 2 में क्या है 23 24, 4 में क्या है 25 26 27 28, 2 में क्या है 29 30, इसको भूल जाओ। 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या बोलता है हमारे पास, आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के नज़र में सब बराबर होंगे। बिल्कुल याद रखना, इतना ही मैं एक एक लाइन बोलूँगा ताकि आपको याद भी रहे। इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है, मैं वो ना बताऊँगा। 14 हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर। देखो मैं पहले ही बोला हूँ समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो 14 15 16 17 18 एक गुण दिखाएंगे, देख लेना। 15 क्या बोलता है कि RRCSP, एक मूवी देखा होगा आर्टिकल 15, तो RRCSP के बेसिस पे किसी को भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं। अब ये RRCSP क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब उसका धर्म, उसका नस्ल, उसका जाति व उसका लिंग और उसके जन्म स्थान पे आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 15 हो गया। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, देखो ध्यान से सुनो। आर्टिकल 16 बोलता है कि पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, इसको समझ लो। पब्लिक सेक्टर में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे होगा वहाँ पे सभी को बराबर दर्जा मिलेगा। अब बोलो कि अगर यूपीएससी का फॉर्म निकल रहा है, एनडीए को भूल जाओ आप लोग, एनडीए में रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन अगर स्टेट पुलिस का फॉर्म आ रहा है तो कहने का मतलब आप बोल सकते हो ना कि सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। इतना सीट ओबीसी को, उतना ही जनरल को, सभी के लिए रिजर्वेशन क्यों है। तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 16 से निकल के आ रहा है। मतलब ये तो बोला गया कि सभी को बराबरी का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन जिस समय संविधान बन रहा था उस समय बोला गया कि ये जो आरक्षण की बात है 10 साल के लिए, उसके बाद हटा ली जाएगी। तो जो हमारे जनरेशन अगर पढ़ रहा होता भी, उन लोग के नज़रिए से अगर देखें तो उस समय अगर कुछ नहीं होगा तो ये तो बोल सकते हैं ना कि सभी को बराबरी का अधिकार होगा। लेकिन रिजर्वेशन नहीं हटा, इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कभी और बात करेंगे। तो रिजर्वेशन आज भी जारी है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि बराबरी का अधिकार संविधान में ऐसा सोचा गया था। आर्टिकल 16 में है बराबरी का अधिकार, मतलब कि जॉब में बराबरी का अधिकार। 17 क्या बोलता है, आर्टिकल 17 बोलता है कि छुआछूत से मुक्ति, एबोलिशन, ये बहुत ही शानदार है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि किसी को छू कर, जो होता था बहुत पहले ज़माने में कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत से मुक्ति, किसी को आप छुआछूत अगर मान रहे हो कि अगर उसने इस कल से पानी पिया तो मैं नहीं पीऊँगा, इट इज़ टोटली द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यू मे फेस ए वेरी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। समझ में आ रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है और देश में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। ये बात याद रखना कि संविधान से ऊपर इस देश में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। 18 में आ जाओ। 18 में है कि अगर मान लो कि आप अपना नाम रख लेते हो रमेश, वहीं पे आपके सामने वाला बंदा है वो अपना नाम रख लेता है चक्रपाणी सम्राट महाराजा धीराज राजराजेश्वर रामेश्वर कुमार सिंह, तो कहने का मतलब इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस नाम से एक सिग्नल दे रहा है कि वो आपसे काफ़ी ज़्यादा वो पावरफुल है। इनफैक्ट वो जो भी हो, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बोला गया कि टाइटल को ना, जो भी टाइटल है उसको कर दो बैन, इस देश में अब कोई टाइटल लगा ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पर सोचोगे कि सुनता हूँ कभी कभी कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, ब्रिगेड मेजर जनरल GD बख्शी, ये कैसे है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को छूट दी गई, जैसे कि डिफेंस पर्सनल को। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आर्मी में ज्वाइन कर लो, एयरफोर्स ज्वाइन कर लो, नेवी ज्वाइन कर लो, NDA कर लो, क्लियर। आप संविधान में आपको स्पेशल दर्जा मिल रहा है। डिफेंस पर्सनल को छूट दिया गया है कि अपना टाइटल जोड़ सकते हैं। टीचर्स को भी दिया गया है, स्कॉलर्स को भी दिया गया है कि अगर मान लो कोई प्रोफेसर है तो नाम के आगे पीछे प्रोफेसर या डॉक्टर लगा सकता है, या डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लोग डॉक्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि इन्होंने स्कॉलरशिप पाई है, इन्होंने PhD कर रखा है, एक स्कॉलर है, लोग थिंकर हैं, कमेंटेटर हैं, तो ये लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन डिफेंस पर्सनल को सबसे पहले दिया गया है। आर्टिकल 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भूलना मत।
542421 542421 एक कोड की तरह याद रख लो। ये 5 मैंने कंप्लीट करा दिया। इसमें आपने बार बार देखा कि कोशिश किया गया है कि सभी को बराबर का अधिकार मिले, चाहे वो आर्टिकल 17 में बोला गया है कि छुआछूत को मुक्ति होगा ताकि सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिलेगा, चाहे वो आर्टिकल 16 हो जहाँ बोला गया है कि सभी को बराबरी का अधिकार मिलेगा नौकरी में, चाहे वो आर्टिकल 15 हो जहाँ बोला गया कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो आर्टिकल 18 हो जहाँ बोला गया कि किसी को कोई टाइटल लगाने नहीं दिया जाएगा। एक्सेप्शन है सिर्फ डिफेंस पर्सनल और बताओ किसको, एकेडमिक पर्सनल, स्कॉलर को। अब 4 में क्या गुण दिखाएगा, यहाँ पे सिर्फ है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है हमारे पास। यहाँ पे सिर्फ हम अपनी स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सिर्फ बात करेंगे स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई आपको बताए ना बताए। अब देखो 4 है ना में 19, 20, 21, 22 ये 4 आएगा। ये मैं किसका पार्ट करा रहा हूँ, इस सारा फंडामेंटल राइट में करा रहा हूँ। फंडामेंटल राइट्स किस में आता है, ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। हमने लिया कहाँ से है, हमने अमेरिका के संविधान से लिया है और इसको मैं क्लासीफाई करके बता रहा हूँ, एक पार्ट करा रखा है मैंने। देखो बहुत सारे बुक में पढ़ोगे ना 19 को एक झटके में ख़त्म कर देगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। देखो मैं अगर आपको बोला, फिर से मैं पीछे आता हूँ कि आपको सब्ज़ी लेकर आना है, आप सब्ज़ी लेकर आना भिंडी और कॉलीफ्लावर और मटर लेना आप हरे वाले और पीले वाले, भिंडी लेना छोटे वाले और एक हाइब्रिड वाले। तो अब हो जाएगा कन्फ्यूज़, अरे यार एक में भी दूसरा आइटम घुसा हुआ है, अब इसको कैसे हम टैकल करें। तो इसी के लिए संविधान में अगर मान लो कि 19 के अंदर भी कुछ और डालना है तो उसे क्या करेंगे, 19(1), 19(2), 19(3), समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, देखो इसको बोलते हैं आर्टिकल, इसको बोलते हैं क्लॉज और इसको बोलते हैं सब क्लॉज, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 35 है भारत ने हटाया, तो आर्टिकल 35 क्लॉज ए। अब देखो 19, 20, 21, 22 हमें पढ़ना है। 19 का देखो, 19 में आप ऐसे लिख लो, 19(1)A, 19(1)B, ये क्लॉज सब क्लॉज है, ठीक है ना। 19(1)C, 19(1)D, 19(1)E, 19(1)G, F नहीं है। अब देखो क्या है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ आपका बहुत पूरा मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। अब ऐसा है कि मान लो कि आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, किसी ने आया आपको बढ़िया से धोया, 50-60 तमाचे लगाया, आपका मन खुश हो चुका है, काफ़ी प्रफुल्लित महसूस कर रहे हो आप, बिना मतलब के लगा है सब कुछ, तो आप बहुत दुखी हो गए। लेकिन आप एक संवैधानिक जिम्मेदार व्यक्ति हो, संविधान को समझते हो, तो आप किसी से मारपीट नहीं करोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन है। अब देखो आप कंप्लेन करने जाओगे कहीं ना कहीं, तो आप कंप्लेन करने का अधिकार है, मतलब आपके पास बोलने का अधिकार है। तो वही है आर्टिकल 19(1)A। आज देश में जो भी इसका दुरुपयोग हो रहा है कि बोलने के अधिकार, राइट टू स्पीच है हमारे पास। जितने भी जो होते हैं, कुछ लोग हैं टीवी पे देखते हो, राइट टू स्पीच है, वो कहाँ से उन्होंने लेकर आए हैं, आर्टिकल 19(1)A से। लेकिन संविधान में इसमें एक्सेप्शन भी था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी किसी को नहीं बोल सकते। लेकिन एक्सेप्शन के बारे में देखो कोई लिमिट नहीं होता है, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। अब देखो आपने तो खाई है मार बढ़िया से 50-60, जहाँ पर आपके पास बोलने का अधिकार है, कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया स्कूल डिपार्टमेंट से, कॉलेज डिपार्टमेंट से। अब आप क्या करोगे, आप धरने पे बैठ जाओगे। धरने पे बैठोगे तो ऐसा नहीं है कि रिवॉल्वर लहराते हुए बैठोगे। तो वही बात लिखा गया संविधान में कि फ्रीडम टू प्रोटेस्ट बट पीसफुली विदाउट आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है हथियार, बिना हथियार के प्रोटेस्ट कर सकते हो 19(1)B में। फिर भी कुछ नहीं हुआ। आप बोलोगे क्या कि इस बार तो मैं इस पूरे अपने स्कूल में स्टूडेंट यूनियन का मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे पावर चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि एक पार्टी तो बनानी होगी, कोई ना कोई स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए। तो आप धरना के बाद क्या बोलोगे, आपका मन राजनीति की तरफ डोल रहा है, तो आप कोई भी पार्टी बना सकते हो। देश में आप कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्थान खड़ा कर सकते हो। ये छूट दिया गया 19(1)C में। अब ऐसा नहीं कि कोई आतंकवादी संगठन आपने बना लिया, बोला तो गया है कोई भी संगठन बना सकते हो, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। फिर भी कुछ नहीं हुआ। आपके पार्टी को चाहिए वोट, ठीक है। आप क्या करोगे, पूरे कॉलेज में घूमोगे वोट मांगने के लिए। देखो मैं
चीज़ों को कोरिलेट कर रहा हूँ, मैं कॉलेज से कुछ कुछ चीज़ें उठाकर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। लेकिन ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया है कॉलेज के बारे में 2-4 जहाँ पर लग गया, ऐसा कुछ नहीं। तो संविधान में सीधे लिखा गया है कि आपको बोलने के अधिकार है, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इंटरेस्ट जग पाए। 19(1) में लिखा गया है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। 19(1) में लिखा गया है कि आप देश में घूम सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप पार्टी अगर बनाए हो तो आप कॉलेज में घूमोगे ना, ताकि लोगों के बीच में अपनी आवाज़ को रख सको, ठीक है। अब मालूम चल गया आपको पिताजी को कि लौंडा मेरा गया है कॉलेज में और राजनीति कर रहा है, आपको वहाँ से भी नेगेटिव रिजल्ट मिला, पिताजी ने घर से भगा दिया। अब क्या करोगे? अब घर से भगा दिया है तो कहीं ना कहीं आप घर ढूंढोगे ना, तो आपने क्या करना है, घर ढूंढोगे। तो वही बोला गया 19(1) में कि आप इस देश में कहीं भी जाके रह सकते हो। एक्सेप्शन है, जैसे कुछ जो अभी शेड्यूल 6 है, अमित्र मेघा वाले एरिया में आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते। कुछ देश में भी ILP इनर लाइन परमिट है, वहाँ नहीं जा सकते। आसपा वाले एरिया में आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते। तो कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन आप हर जगह देश में जा सकते हो। पिताजी ने घर से भगाया हुआ है तो आप आशियाना तलाशोगे और कहीं ना कहीं देश में आप सेटल होना चाहोगे, घर बनाओगे। लास्ट में अब घर से आप निकल चुके हो, राजनीति आपकी फेल हो गई है, तो क्या करोगे? कमाना धमाना शुरू करोगे। तो आप इस देश में कोई भी अपनी मर्ज़ी का कोई प्रोफेशन चुन सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आप ग्रेनेड बनाने की आपने फैक्ट्री शुरू कर दी और आतंकवादियों को सप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं। एक्सेप्शन इज़ एवरीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? मैं रिवाइज कराता हूँ। पहला क्या है? बोलने का अधिकार। दूसरा क्या है? प्रोटेस्ट करने का अधिकार। तीसरा क्या है? पार्टी बनाने का अधिकार। चौथा क्या है हमारे पास? बताओ जल्दी। हमारे देश में घूमने का अधिकार है, कहीं भी जाने का। उसके बाद 19(1) में क्या है? कहीं भी रहने का अधिकार। 19(1) में क्या है? कहीं भी सेटल या कहीं भी बिजनेस करने का अधिकार, कोई भी प्रोफेशन चुनने का अधिकार। 19 थोड़ा बड़ा था, कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 20। इसके बाद आता है आर्टिकल 20। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बोर नहीं हो रहे होगे, और हो रहे हो तो पानी उनी पी लो, थोड़ा सा घूम लो, वीडियो को पॉज कर लो। मैं भी पानी पी लेता हूँ और आर्टिकल शुरू करते हैं 20 को। देखो एक क्वेश्चन में फंसा दूंगा, 100% याद रखना। देखो मैं ऐसा नहीं कि 396 आर्टिकल बताया, 396 बताने वाला हूँ। 32 आर्टिकल के बाद मैं हार्डली 10 आर्टिकल और बताऊँगा, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। अब देखो आर्टिकल 20 क्या बोल रहा है कि 20 में भी कुछ है। आर्टिकल 20(1) है, 20(2) है, 20(3) है, ठीक है। तो आर्टिकल 20(1) क्या बोलता है कि अगर मान लो कि आपने घर में चोरी की है, तो मम्मी आपकी आई, एक जहाँ पर लगा दी, फिर कल बोल रहे कि तुमने ही चोरी किया था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, फिर आके एक जहाँ पर लगा दी, तो आप वहाँ बोल सकते हो कि मम्मी यू आर डूइंग रॉन्ग बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1 पनिशमेंट इक्वल टू 1 ऑफेंस। एक गलती की एक सज़ा। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को एक गलती के कारण सज़ा भोग चुका है तो अब उसे दोबारा सज़ा नहीं मिलेगा। तो समझ गए ना, पहला है एक गलती की एक सज़ा, ठीक। दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लेना, कि मान लो कि आपने मेरा पर्स चोरी किया और संविधान में लिखा गया है कि इस चोरी के जुर्म में आपको 2 दिन की जेल में रहना है। अब मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, मैं संविधान में गया, चेंज करवाया कि नहीं 2 साल कर दो। ये जुर्म होने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। संविधान में जो भी जुर्म लिखा गया है, जो भी जुर्म लिखा गया, जो भी सज़ा लिखा गया है किसी भी जुर्म के लिए, जो भी सज़ा लिखा गया है किसी भी जुर्म के लिए, वही उस व्यक्ति को मिलेगा। ऐसा नहीं कि जुर्म करने के बाद आप नया कानून बना दो। इसको हम बोल सकते हैं वाट एवर द पनिशमेंट मेंशन्ड, आप लिख लेना, वाट एवर द पनिशमेंट मेंशन्ड अंडर लॉ विल बी गिवन फॉर द ऑफेंसेस, ओके। No further next level punishment will not be given which is made by the court or government after that offense। offense मतलब होता है जुर्म। तो उस जुर्म के बाद आप कानून बना के उसे सज़ा नहीं दे सकते। ये 20(2) हो गया। आर्टिकल 20 क्लॉज 2। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 देखो, इतना डिटेल में आपके कोई बुक में दिया गया नहीं होगा, लेकिन क्या बुक में ना 20 में ही सभी को दे दिया गया रहेगा। इतना जो पूरा व्याख्या होगा 20 के अंदर ही समाहित रहेगा। 23 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति इस देश में अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। मगर मैं आपको पर्स चोरी में पकड़ा हूँ तो आप कोर्ट में जाकर नहीं बोल सकता हाँ सर मैंने ही पर्स चोरी किया है, मुझे 20 कोड़े मारो, ऐसा नहीं हो सकता है।
तो नो वन कैन गिव टेस्टीमनी, टेस्टीमनी मतलब गवाही, नो वन कैन गिव टेस्टीमनी अगेंस्ट हिमसेल्फ, वो खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। और 20 हो गया है कंप्लीट। अब 21 पे आते हैं, 21 पे आते हैं। अब देखो 21 छोटा सा है। अब देखो 21 क्या बोलता है कि इट गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यह हमें ज़िंदगी जीने का, ज़िंदगी को सुरक्षा देने का, ज़िंदगी को सम्मानपूर्वक जीने का हमारे पास अधिकार है। ठीक है। और स्टेट का मतलब सरकार का, इस देश का, अब स्टेट बोल रहा हूँ तो सरकार समझ सकते हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों। स्टेट का ये जिम्मेवारी है आर्टिकल 21 में कि अपने लोगों को एक डिग्निटीफुल, एक क्वालिटीफुल लाइफ वो दे और फ्री एंड क्लीन इन्वायरमेंट भी दे। अगर मेट्रो सरकार बनवा रही है तो इसका मतलब नहीं कि सरकार अपनी तरफ से कुछ कर रही नहीं। सरकार की जिम्मेवारी है आर्टिकल 21 में कि वह इस देश के नागरिकों को एक सही माहौल, एक डिग्निटीफुल लाइफ, एक क्वालिटीफुल लाइफ देगा ही देगा। ठीक है। 21 तो इम्पोर्टेंट है। इसी में 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक संविधान में संशोधन किया जिसे बोलते हैं 86वां संविधान संशोधन ऑफ 2002, और 21 में ही लाके उसे डाला और बोला कि इस देश में 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे तक सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा ही मिलेगा। आपने सुना होगा बचपन में स्कूल चले हम जब ऐड आया करता था सर्व शिक्षा अभियान, इसी से जुड़ा हुआ है। एक इसमें आर्टिकल 21A में है। और कौन से संविधान संशोधन से ऐड किया गया इंपॉर्टेंट है, 86वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया 2002 में। 21 कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं 22 पे। अब देखो जुर्म तो आपने कर दिया है 20 में, अब भाई सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहो। ठीक है। अब 22 में देखो लिख लेना क्या है, मैं समझा देता हूँ। अब कोई भी व्यक्ति अगर जुर्म किया है तो उसको अपने को बचाने का पूरा अधिकार है। अब जैसे कि आप सीरियल देखा करते होगे और सीरियल में कोई भी सीरियल में पुलिस आता था और बोलता था यू आर नाउ अंडर अरेस्ट, तो पहला सवाल इधर से क्या होता कि किस बात का भाई। तो आप भी यही कर सकते हो कि अगर आपको पुलिस डिटेंशन में ले जा रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कि फॉर व्हाट ऑफेंस यू आर हियर फॉर माय डिटेंशन, क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, पहला हुआ। इसी में दूसरा क्या है कि कोई व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, जज के सामने पेश करना होगा। ठीक है। मजिस्ट्रेट का मतलब जज का मतलब मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा। 24 घंटे के अंदर पकड़ना मतलब कि पेश करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लो कि एक चोर पकड़ा गया असम का और वो अभी फ़िलहाल है न्यू दिल्ली में और यहाँ पे फ़्लाइट की सुविधा नहीं है, ट्रेन से ले जाया जा रहा है, उसका 24 घंटा बंगाल आते आते हो गया। अब बोला कि भाई साहब मैं तो फ्री हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसमें ट्रैवलिंग टाइम को माइनस किया जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है कि कोई व्यक्ति अपने हिसाब से कोई भी लॉयर चूज कर सकता है और अगर नहीं कर पाया तो उस केस में सरकार उसको लीगल फैसिलिटी देगी, मतलब कि जज देगी, सॉरी जज बोल रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, उसे वकील देगी ताकि वो केस लड़ सके। 22 हो गया कंप्लीट। अब देखो 19, 20, 21, 22 मैंने करा दिया, तो फिर से कोड को रिवाइज करो। 5, 4, 2, 4, 2, 1, 5 पहले करा दिया, 4 मैंने ये करा दिया। अब आएगा 2 मात्र और उसका गुण सेम होगा। ये क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन वर्ड का मुझे एक्चुअल मीनिंग अभी नहीं दिमाग में आ रहा है, मतलब कि कुछ किसी भी अगर प्रताड़ना हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, समझ रहे हो, वही है एक्सप्लॉयटेशन का मतलब। किसी को बहुत दबा कर, किसी से बहुत यूज करना, किसी को अधिकार नहीं देना, किसी को शोषित करना, याद आ गया मुझे, शोषित करना, किसी को शोषण करना। तो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो आर्टिकल 23 में, आर्टिकल 24 में। ठीक है। 23 क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी आप नहीं करवा सकते। इट इंटेल्स प्रोविज़न, प्रोहिबिटिशन मतलब क्या होता है कि इस पर रोक लगाया जाएगा ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, मतलब फोर्स लेबर, आप ज़बरदस्ती किसी को आप किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। 23 बोलता है। 24 क्या बोलता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी जो ऐसे फैक्ट्री है जहाँ पे जान माल की
थोड़ा सा रिस्क होता है, जैसे कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, फायर क्रैकर इंडस्ट्री मतलब पटाखे की इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में आप 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं डाल सकते। और आर्टिकल 21 ए भी तो ये बोलता है 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे को हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। 14 साल के बच्चे से कम उम्र के तो पढ़ाई में तो होने ही चाहिए। अब फिर से आप यहाँ पे आ जाओ, 5 4 2 4 2 1, 5 करा दिया, 4 करा दिया, 2 करा दिया, अब 4 है। ये 4 जो है ना अगला, वो धर्म के बारे में सिर्फ बात करेगा, या धर्म को लेके कुछ स्वतंत्रता है उसके बारे में बात होगा। तो देखो 25 क्या बोलता है कि इस देश में सभी लोगों को अपने हिसाब से कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। सिंपल, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है। 26 बोलता है कि देश में सभी लोगों के पास अपने धार्मिक जो भी कार्य हैं उनको मैनेज करने का अधिकार है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक कार्य को मैनेज करने का, हैंडल करने का अपना अधिकार है। अगर कोई मुस्लिम है अपना मस्जिद के किस तरह से तौर तरीके अपनाता है, हिंदू है अपने मंदिर को किस तरह से, अपने लंगर को, अपने जो भी पूजा प्रतिष्ठान के रिलेटेड जो भी कार्य है उसे वो अपने तरह से वो मैनेज करेगा। 26 हो गया। 27 क्या बोलता है कि इस देश के सरकार के पास पावर नहीं है कि किसी भी खास एक व्यक्ति से एक खास धर्म मानने के लिए टैक्स ले, जो कि मुग़लों के समय होता था कि गैर मुसलमानों पे जजिया कर लगाया जाता था। जजिया कर मतलब ब्राह्मण पे और भी धर्म पे जजिया कर था, मतलब कि अगर आप उस देश में रहते हो, उसके शासन में रहते हो तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। कोई और धर्म, कोई मुस्लिम नहीं देगा, लेकिन जजिया कर हिंदुओं पे, गैर मुसलमानों पे लागू था। लेकिन हमारे इस वर्तमान भारत में इस संविधान के तहत राज्य सरकार, केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति से कोई भी धर्म मानने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि तुम मुसलमान धर्म फॉलो करते हो, तुम महीने के इतने रुपए तुम्हें टैक्स के रूप में देना होगा। तुम हिंदू धर्म फॉलो करते हो, तुम पारसी करते हो, जैन करते हो, सिख करते हो, बौद्ध करते हो, ईसाई करते हो, या कोई भी धर्म नहीं मानते हो, फिर भी आपको टैक्स देना होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस देश में ऐसा नहीं है। 28 बोलता है कि इस देश में वह शिक्षण संस्थान जो सरकारी पैसे से चलते हैं, इस देश में वह ध्यान सुनना, इस देश में वह शिक्षण संस्थान, अगर मैं हिंदी में समझाऊँ समझ जाओ तो कोई और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा पकड़ लोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जीएटी हिंदी में भी होता है। तो इस देश में कोई भी शिक्षण संस्थान जो सरकारी पैसे पे चलते हैं, फुल्ली मेंटेन्ड बाय द स्टेट फंड, मतलब स्टेट मतलब वह देश के पैसे से जो फंड होते हैं, वहाँ पे किसी प्रकार का धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, धार्मिक जो कार्य है उसे नहीं किया जाएगा। जैसे कि आईआईटी अगर दिल्ली मानता हूँ तो वहाँ पे जनरली बोल रहा हूँ या हमेशा कोई भी एक किसी खास धर्म के लिए ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई भी यज्ञ शुरू हो गया और बोला जाए सभी बच्चे को शामिल होना है। यहाँ पे कोई भी वहाँ पे लंगर लग गया सिखों का, या वहाँ पे कोई भी नमाज शुरू हो गया और सभी को शामिल होना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। देखो 25, 26, 27, 28 जो 4 थे वो भी किससे थे? धर्म से जुड़े हुए थे। फिर से यहाँ पे आओ, 5 4 2 4 2 1, ये 4 मैंने करा दिया, इसको भूल जाना है अभी। अब बचा लास्ट में 2, और 2 क्या है? इस देश में कल्चरल और एजुकेशनल राइट, मतलब सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कैसे मिलेगा उसके बारे में जिक्र है। 29 पे आ जाओ, आर्टिकल 29 पे आ जाओ। आर्टिकल 29 कहता है कि इस देश में जो भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है? जिसका संख्या कम है। तो देश में अल्पसंख्यक 2 तरीके से निर्धारित किए गए हैं। एक है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मतलब भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक, एक है रिलीजियस माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो कई बार ऐसा होता है कि अल्पसंख्यक बोलते ही हमारा चश्मा जो है यहाँ पे चलाता है, यहाँ भी देखना है। तो कोई भी अल्पसंख्यक इस देश में अपना जो भी लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पे उनके तौर तरीके हैं, उनके कल्चर है, उनके जो भी उनके तौर तरीके हैं, उसे वो मैनेज कर सकता है। उनको सरकार बचाव करेगी, उनको प्रोत्साहित करेगी ताकि वो भी इस देश में फल फूल सकें। ठीक है, 29 हो गया।
30 क्या बोलता है कि इस देश में जो भी माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ का मतलब फिर से वही लिंग्विस्टिक प्लस रिलीजियस, वो अपना एजुकेशनल डिपार्टमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो खुद से मैनेज कर सकते हैं, वो उसको मैनेज कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी माइनॉरिटीज़ रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो वो कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन मैं आप पूछोगे कि सर आपने तो 12 से लेकर 35 तक बताया था ना फंडामेंटल राइट्स, आप तो 30 पे ही ख़त्म कर रहे हो। तो देखो 35, 31, 32, 33, 34, 35 ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडिक्स हैं। इसको अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, बाद में समझाऊंगा, इसी वीडियो में बाद में समझाऊंगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंप्लीट हो गया, और मैं गारंटी देता हूँ कि पॉलिटी से आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दे दो, कोई भी एग्ज़ाम दे दो, मैं बोल रहा हूँ जहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स को टच करेगा ही करेगा। वीडियो समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लेना, और मैं नोट्स दूंगा उसे बार बार रिवाइज़ करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो है वह डीपीएसपी होना चाहिए था। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से लेकर 51 तक है। मैं पूरा नहीं बताऊंगा। देखो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जैसे कि आप सुनते हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में है? आर्टिकल 44। पहले बताता हूँ ये है क्या डीपीएसपी आखिरकार। मतलब कि देश में अगर कोई भी सरकार बनता है उसकी जिम्मेवारी होती है कि इन सभी 36 से लेकर 51 वाली चीज़ों को मानना है, और सरकार चलाते वक्त इसे ही अपने टॉप प्रायोरिटीज़ पर रखना है। अगर सरकार नहीं रख पाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक आर्टिकल आता है 40, आर्टिकल 40 आता है, बोला गया है कि पंचायती राज का गठन होना चाहिए। गांधी जी का भी सपना था। देखा आपने 73वें 74वें संविधान संशोधन के जरिए 11वें और 12वें शेड्यूल में जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? तो संविधान में जिक्र था तभी तो जोड़ा गया। उसी तरह से आर्टिकल 48 बोलता है कि इस देश में जो भी दूध देने वाले जानवर हैं, मिल्क गिविंग एनिमल है, उनके स्लॉटरिंग नहीं हो सकते, मतलब उनकी हत्याएं नहीं हो सकती। तो अभी जो कोई सरकार जो है अगर गौ हत्या पर कानून ला रही है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज इसीलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि संवैधानिक दर्जा है। एक आर्टिकल 47 भी है, उसमें बोला जाता है आर्टिकल 47 में कि राज्य की जिम्मेवारी है कि लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए अपने तरीके से कुछ उपाय उठा सकती है। तो बिहार में श्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लाया। सुप्रीम कोर्ट में कोई क्यों नहीं केस किया कि हमारे पीने खाने का अधिकार है, क्यों इसे आप रोक रहे हो? ठीक है ना। लेकिन ऐसा है कि आर्टिकल 47 में संविधान में लिखा गया है कि सरकार की जिम्मेवारी है कि वो राज्य के लोगों का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, उनके लिविंग स्टैंडर्ड और इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ करने के लिए कुछ भी फैसला ले सकती है। तो इस बेसिस पे एक कोर्ट में अगर फैसला जाता भी, ये मुद्दा जाता भी, तो बचाव किया जा सकता था। ठीक है, इसी तरह से जो भी आप इसमें पढ़ोगे ना वो उसमें आपको दिख जाएगा कि सरकार को यहाँ पे एक साफ इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। जैसे कि आर्टिकल 50 बोलता है कि जो भी इस देश में जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब होता है सरकार जो एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी मतलब होता है जो फैसला सुनाता है, न्यायपालिका, और एक होता है लेजिस्लेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मतलब एक कानून बनाएगा, एक कानून को इम्प्लीमेंट करेगा और एक देखेगा ऊपर से कि कहाँ गलती हो रहा है। तो दोनों के बीच में सेपरेशन होना चाहिए, इनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए। ये निर्देश तो है, अब हो सकता है कोई सेटिंग कर ले सुप्रीम कोर्ट में, इसकी क्या गारंटी। ठीक है, इस तरह से आर्टिकल 51 तक है। समझ जाएगा, मैं हर एक आर्टिकल को नहीं बताया हूँ, लेकिन आप नोट्स में ज़रूर देख लेना, एक बार देख जरूर लेना। अब आया साल 1976। ठीक है, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। आर्टिकल, अब ठीक है मैं बताना भूल गया, पार्ट 3 में बार बार चिल्ला रहा था। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट, जो मैं अभी भौंक रहा था अभी तक। पार्ट 4 में है डीपीएसपी, जो भी मैं समझाया आपको। ठीक है, और पार्ट 5 नहीं है, पार्ट 4A है। क्यों? क्योंकि संविधान बनने के बाद इसको ना ऐड किया जा रहा है। तो 5 बन चुका था उस समय, अगर संविधान के समय बनता तो इसको शायद 5 में डाला जाता, लेकिन उस समय तो डाला नहीं गया। संविधान बना कहाँ? 1947-48 में आकर के, और ये हम ऐड कर रहे हैं 1976 में। तो इंदिरा गांधी को लग गया कि देश के लोगों में डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड करना चाहिए, तो हमने लिया यूएसएसआर से। ठीक है, यह आर्टिकल 51A में डाला गया है। देखो 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी है, तो इसे 51A में डाला गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। एक किससे लिया गया है? SSS, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे लिया गया है। ठीक है,
यह देश के लोगों के लिए एक रिमाइंडर है कि भाई तुम्हें ये काम करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप ऑफिस में जाकर आप चाहते हो कि मुझे लंच के लिए भी 1 घंटे का समय मिले, 4 बजे अगर मैं छुट्टी होती है उसके बाद मैं काम ना करूँ, तो आपकी भी जिम्मेवारी है कि उस कंपनी के लिए आपको क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, 51A में है पार्ट 4, 51A आर्टिकल में है, पार्ट 4A में है। ठीक है, और इसको अमेंड किया जा सकता है, मतलब कि कल को सरकार को और लगे तो इसमें अमेंडमेंट कर सकती है। अब देखो इसमें कुछ कुछ कानून है भी। 11 हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। देखो बोला गया है कि संविधान को सबसे ऊपर रखना है, हमारे नेशनल एंथम को, नेशनल फ्लैग को, हमारे संविधान को हमें रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है। इस देश के भीतर ऐसी भावना को आगे बढ़ाना है ताकि इस देश में जो भी फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके सम्मान को हमेशा बरकरार रखना है। तीसरा बोलता है कि ऐसा काम करना है कि देश की अखंडता और संपूर्णता को हमेशा हम और मजबूत करते रहें। ठीक है, इसके अलावा चौथा बोलता है कि अगर इस देश में ज़रूरत पड़ गई किसी भी आपदा में, तो आपको इस देश की सेवा करना है, देश को रक्षा करना है। कल को अगर ऐसा भगवान न करे अगर युद्ध छिड़ गया किसी देश के साथ, तो आपको आर्मी बुलाया जाए तो आपको सर्व करना पड़ सकता है। खैर उसके लिए आपको उतना रुकना नहीं है, आपको NDA ज्वाइन करके पहुंच जाना है पहले ही। पांचवा बोलता है कि इस देश में आपको हमेशा एक भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाना है ताकि देश में जो भी धार्मिक हो या भाषा के आधार पे हो या क्षेत्रवाद के आधार पे हो, चाहे जितने भी इस देश में विविधताएँ हैं उनके बीच में समानता बनी रहे। ठीक है, देख रहे हो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। इसके अलावा बोला गया है कि इस देश में जो भी हमारे जो रिच कल्चर एंड हेरिटेज हैं, फॉर एग्जांपल जो भी हमारे ताजमहल है, जो भी हमारे जो किलाएँ हैं, जो भी हमारे धरोहर हैं, उनकी हमें रक्षा करनी है। ठीक है, 7 क्या बोलता है कि इन्वायरमेंट को, इसके अलावा फॉरेस्ट को, लेक को हमें बचाना होगा। ठीक है, 8 क्या बोलता है कि हमें एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना होगा। टू डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पीड ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देश में एक रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, एक साइंटिफिक टेम्पर लाने की ज़रूरत है ताकि देश तरक्की कर सके। 9वां बोलता है कि सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो सरकारी जो संपत्ति है उनकी हमें सेफ गार्ड करना है और उसे हिंसा से बचाना है। 10वां क्या बोलता है कि हमें दिन प्रतिदिन कुछ ऐसा काम करना है ताकि हमारा देश आगे बढ़ता रहे और एक नई हाइट को टच करे। ये 10 हो गया, लेकिन बाद में फिर से एक और ऐड किया गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन जो मैंने पहले बताया, जो 21A में ऐड हुआ था, उसको 11 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड कर दिया गया। मतलब उस समय तो अधिकार मिल गया बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को अधिकार है कि वो फ्री में पढ़ाई करेंगे। अब यहाँ पे ड्यूटी किसको मिलेगा पढ़ाने के लिए? उनके गार्जियन को, कि यह सभी माता पिता का यहाँ पर ड्यूटी है कि अपने 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजें। तो ये 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ बन गया। यहाँ पे आके आपका ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लो। आर्टिकल 52 में बोला गया है प्रेसिडेंट के बारे में। अब प्रेसिडेंट के बारे में आप लोग पढ़ लेना। प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका उम्र 35 होना चाहिए। ठीक है, वो मेंटली फिट होना चाहिए और कोई भी पद पर वो ना हो, सरकारी पद पे ना हो, कोई लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे होता है हमारा प्रेसिडेंट का चुनाव। प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया सकता है। आर्टिकल 61 52 में प्रेसिडेंट की बात है, तो 61 में प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। इसे बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, सॉरी, इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। प्रेसिडेंट को हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 63 में देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको बोला गया वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बोला गया है। समझ में आ गया? इसके अलावा हम अगर बात करें कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है? उस पार्टी के कोई भी लोग बन सकता है जिसके पास लोकसभा में बहुमत है और वो व्यक्ति 30 इयर्स का होना चाहिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन के बारे में क्या बात करूँ, आप दिन प्रतिदिन टीवी पर देखते ही होंगे। और आर्टिकल 76 किसके बारे में है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। मतलब कि देखो हर सरकार जो होता है एक वकील हायर करके रखता है। ये वकील बहुत बड़े वकील होते हैं, जो सरकार पर कोई अगर केस कर दे अगर, तो वकील जाकर केस लड़ते हैं। लेकिन इतने बड़े वकील होते हैं कि इनके नीचे भी कुछ होते हैं सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, तो उनसे नहीं संभलता है, तो ये संभालते हैं अटॉर्नी जनरल। अभी भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल साहब,
और आर्टिकल 76 में इनका जिक्र है, समझ में आ गया। एंड ही इज़ द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लीगल ऑफिसर है मतलब कानूनी अधिकारी हैं इस देश के लिए। ये 76 आर्टिकल में हो गया है आपका, समझ में आ गया। इसके बाद आपको अपने नोटबुक में मैं PDF दूंगा, लोकसभा राज्यसभा के बारे में आप देख लेना, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा के बारे में देख लेना, स्पीकर के बारे में देख लेना, पावर ऑफ लोकसभा के बारे में ये सब देख लेना, ठीक है। इसके बाद एक आर्टिकल देखो आप लोग, आर्टिकल मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल करा रहा हूँ, ज्वाइंट सीटिंग बोलते हैं। ज्वाइंट सीटिंग मतलब ऐसा सीटिंग है जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा को आपस में बैठा के वोट किया जाए। अगर मान लो कि लोकसभा से कोई बिल पास नहीं हो रहा है और सरकार का, जिससे वर्तमान सरकार के पास लोकसभा में ज़्यादा पावर है, तो ये क्या करेगा सरकार कि लोकसभा राज्यसभा को इकट्ठा लाएगा और बिल पास करा लिया जाएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा आर्टिकल 108 से लिया गया है, ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा देख लो, लोकसभा को चेयर कौन करते हैं, स्पीकर। राज्यसभा को चेयर करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में आपको दिखेंगे वहाँ पे चेयर करते हुए। लेकिन जब ज्वाइंट सीटिंग होगा तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास पावर सबसे ज़्यादा होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा ही उसको चेयर करेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा अब मैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में अगर बात करूँ तो आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 होता है मनी बिल। याद रखना, मनी बिल ये सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है। मनी बिल, मनी बिल के बारे में जान लो। ये स्पीकर ऑफ लोकसभा जब साइन करेंगे, मतलब अप्रूव करेंगे, तो प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद ये आएगा मतलब कि लोकसभा में। राज्यसभा से कोई मतलब नहीं, राज्यसभा जाएगा, वो पास करे ना करे कोई मतलब नहीं, प्रेसिडेंट का साइन होगा, कानून बन जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 112, इसे बोलते हैं एनुअल एक्सपेंडिचर रिसिप्ट, मतलब सालाना खर्चा कितना है सरकार का, इसे ही क्या बोलते हैं, आर्टिकल 112 को बजट। जो हर सरकार हर साल में एक बजट लाती है उसे हम क्या बोलते हैं, बजट, जो आर्टिकल 112 में दिया गया है, समझ में आ गया। याद रखना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि 2017 के बाद एक सिंगल बजट आता है। सिंगल बजट, पहले था रेल बजट अलग से और आम बजट अलग से, लेकिन अब 2017 के बाद विवेक देवराय कमेटी के बारे में बाद में बात करूँगा। विवेक देवराय कमेटी के बाद फैसला लिया गया कि दोनों बजट अब साथ साथ लाया जाएगा, समझ में आ गया। इसके बाद आप देखो, अगर आगे बढ़ो तो आर्टिकल 338, यह है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। मैं बहुत आगे चला गया, 300 पे चला गया, इसके बीच में बहुत सारे आर्टिकल हैं। इसके बाद आर्टिकल 1 to 4 बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, समझ में आ रहा है। आर्टिकल 1 to 3 बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सॉरी 1 to 4 सुप्रीम कोर्ट के बारे में। 1 to 3 बोला गया है ऑर्डिनेंस के बारे में, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश के बारे में। इसके अलावा ये सब इंपॉर्टेंट है, लिखते जाना, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और मैं याद करूँ अगर तो वैसे बहुत सारे हैं, एडवाइस जुडिक्शन आर्टिकल 143, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर 1 to 4 में है तो हाई कोर्ट किस में होगा बताओ आप लोग। सुप्रीम कोर्ट अगर 1 to 4 में है तो हाई कोर्ट होगा 214 में, ये भी याद रख लेना, हाई कोर्ट 214 में है, ठीक है। अभी वर्तमान में इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं, टोटल 25 हाई कोर्ट है, और अमरावती अभी सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्ट से इस देश में भी करंट अफेयर से लिंक कर सकता है ऐसे, ठीक है। इसके अलावा कुछ आर्टिकल याद रख लो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 324, ये बात किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात किया गया है आर्टिकल 324, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी की बात करूं मैं अगर, तो यूपीएससी का 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी के बारे में बात किया गया है, 315 से लेकर 323 तक। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल का शेड्यूल टाइप्स बता दिया। फाइनेंस कमीशन है 280 आर्टिकल में, वित्त आयोग है 280 में है। इसके अलावा CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148 से लेकर के 151 के बीच में, 151 के बीच में है, समझ में आ गया। अब आता है इमरजेंसी कौन लगाता है देश में, पार्लियामेंट लगाता है। 3 टाइप की इमरजेंसी होते हैं, 352 आर्टिकल, 356 आर्टिकल, जल्दी समझो 360 आर्टिकल। 352 आर्टिकल क्या बोलता है कि देश में नेशनल इमरजेंसी लग सकता है, मतलब कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है
अगर सरकार चाहे, पार्लियामेंट चाहे तो। अब देखो इस देश में अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करूं तो अभी तक 2 ही बार नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है। एक लगा था मैं बात करूं अगर तो चाइना के साथ युद्ध हुआ, 3 बार एक्चुअली लगा है। एक बार पहली बार जब लगा था इस देश में मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, 1 मिनट, एक चाइना के साथ युद्ध में लगा था, एक लगा इंदिरा गांधी 1975 में लगाया था, और एक 1971 में बांग्लादेश का जब लिबरेशन हुआ था तब लगाया गया था। ठीक है, मुझे याद आ गया। और शुरू में देखो नेशनल इमरजेंसी शुरू में किस तरह से लगाया जाता था कि अगर देश में अगर किसी ने हमला कर दिया हो, या कोई बाहर से कोई देश हम पर एग्रेशन कर रहा हो, या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, देश के अंदर अंदरूनी समस्या हो, ये पहले था ऐसा। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाया इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर, तो लोगों को लग गया कि यार सरकार तो कुछ भी इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे लगा सकती है। अगर अभी वर्तमान सरकार चाहे तो बोल दे कि किसान आंदोलन के नाम पर देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस है, लगा दो इमरजेंसी। तो इसी वर्ड को, इंटरनल डिस्टर्बेंस को, आगे जाकर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया गया 1976 में, और बोला गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह इसे आर्म रिवेलियन, मतलब जब तक कोई हथियार उठाकर अगर कोई डिस्टर्बेंस ना करे तब तक आप नहीं लगा सकते इमरजेंसी। तो मैं 352 के लिए बता रहा हूँ, बहुत आसान है। 352 में 4 2 356, 356 में 4 जोड़ 360। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर इमरजेंसी लगाना है, इमरजेंसी अगर लगाना है तो पार्लियामेंट से 30 दिन के अंदर अप्रूव भी कर लेना होगा। देखो ये सब कब किया गया, 1978 में जब इंदिरा गांधी जब सरकार से गई बाहर, मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उन्होंने बहुत कोशिश किया कि इमरजेंसी को थोड़ा मुश्किल बनाया जाए। तो 30 दिन के अंदर पास कराना होगा, और नेशनल इमरजेंसी है से एक बार में 6 महीने के लिए लग सकता है, फिर हाँ उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी लगने से क्या होगा कि हमारा 19 जो आर्टिकल था, बोलने के अधिकार जो था हमारा, उसको नष्ट किया जा सकता है। सभी फंडामेंटल राइट्स नष्ट नहीं हो सकते हैं, जिससे आर्टिकल 20 और 21 नष्ट नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं 356 आर्टिकल 356। ये बहुत ही कॉमन है, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रपति शासन तो बार बार देश में लगते ही रहता है, तो इस पर कुछ भी नहीं, बहुत बार लग चुका है देश में, अनकाउंटेबल टाइम्स। तो ये कब लगता है, जनरली ऐसा माना जाता है कि जो राज्य जो है सो संविधान को नहीं मान रहा है, या राज्य का जो मशीनरी है टोटली वो फेलियर हो चुका है, तो लगाया जा सकता है। ये टोटली ये डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। और 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। देश में ऐसा लग रहा था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी पहली बार लग जाएगा, कोरोना काल में इतना हमारा इकोनॉमी डाउन ड्रॉप हो चुका था, लेकिन फ़िलहाल अभी तक देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल अभी तक तो लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल लागू हुआ तो इसमें क्या क्या हो सकता है, किसी का जो सैलरी है उसे कट किया जा सकता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज है उसे रोक दिया सकती है, गवर्नमेंट सर्वेंट का जो भी अलाउंस है उसे भी रोक दिया सकता है। लेकिन अभी देश में हमारा ऐसा अभी देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अब आपसे मैं बात करता हूँ कि मोटा मोटी मैंने जो टोटल टॉपिक होता है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट अभी मैं बताता हूँ क्या क्या हमारे पास रह गया है। अभी मैंने पार्लियामेंट को अच्छे से नहीं पढ़ाया है, पार्लियामेंट्री कमेटी अच्छे से नहीं पढ़ाया है, इम्पोर्टेंट जो केस है सुप्रीम कोर्ट में मैंने उसको नहीं पढ़ाया है, और कुछ इम्पोर्टेंट कमेटी है जैसे सरकारिया कमेटी, ठीक है, सरकारिया कमेटी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, लिब्राहन कमेटी, हंटर कमेटी, ये सब कमेटी मैंने अभी तक नहीं करवाया है। और रिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये भी मैंने नहीं कराया है। सिटीजनशिप के बारे में मैंने बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो एक रिट है, इम्पोर्टेंट है, रिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये लास्ट टॉपिक है। एक मैं वीडियो और लूँगा, मैराथन वीडियो और लूँगा, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट करा दूँ। मैं टाइम भी देख ले रहा हूँ। रिट क्या होता है? रिट का मतलब होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को किसी ने ठेस पहुंचाया है, तो आप सब सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, हाई कोर्ट के पास जा सकते हो और रिट ले सकते हो। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा और आप वहाँ से रिट ले सकते हो। एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट। रिट के मामले में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। वैसा इसलिए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ रिट जारी करेगा जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। हाई कोर्ट
फंडामेंटल राइट के वायलेशन में भी और अदर लीगल मैटर में भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के जरिए और हाई कोर्ट 226 के जरिए। अब मैं पूछूंगा कि आर्टिकल 12 से 35 तक होता है फंडामेंटल राइट्स, तो ये रिट कहाँ से आ गया? इसीलिए मैं बोला था कि 30 से लेकर 35 तक थोड़ा अलग है, इसीलिए मैं बाद में समझाऊंगा। तो 32 से जरिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और 226 के जरिए हाई कोर्ट रिट जारी करता है। और ये कहाँ से लिया गया है? बोरोड फ्रॉम, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ऑब्वियसली ब्रिटेन से ही ले सकते हैं। अब देखो 5 तरह के रिट होते हैं, इस रिट को समझ लो। पहला क्या होता है? हैबियस कॉर्पस। सुनने में अजीब आएगा लेकिन एक बार 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब क्या होता है ये जरूर लिख लेना। यू मे हैव बॉडी, यू मे हैव बॉडी, आपके पास बॉडी होगा, बंदा मेरा होगा। ये कब है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, कोई सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति या संस्थान किसी भी एक व्यक्ति को अगर पकड़ के उसको बंधक बनाए हुए है तो आप रिट जारी करवा सकते हो। जैसे कि अगर मान लो कि कोई एक बंदा है जो इसका भूत सवार है, वो लड़की लेके भाग चुका है। ऐसा नहीं कि लड़की के पिताजी जाके बोलेंगे कि मैं लड़की को लेके भाग गया है, वो ऐसा ऐसा केस ठोकेंगे कि आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। उस केस में रिट जारी होगा कि यू मे हैव बॉडी, आपने किसी को कब्जा करके रखा है, ठीक है, केस हो जाएगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो अगर कोई भी सरकारी गैर सरकारी जो संस्था है अगर किसी को बंधक बनाए हुए है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करेगा। उसको क्या बोलते हैं? पहले वाले को हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मतलब यू मे हैव बॉडी। अब दूसरे पे आ जाओ, समझ गए ना हैबियस कॉर्पस क्या होता है? लिख लेना, इफ़ एनी पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल हैज़ डिटेन मतलब कब्जा किए हुए है, इलीगली टू समबडी, देन सुप्रीम कोर्ट इशू द रिट। अगला है मैंडेमस। हिंदी में इसके इतने खतरनाक नाम है को भी याद नहीं होगा। मैंडेमस का मतलब होता है टू गिव कमांड, कमांड, किसी को कमांड करना। अब देखो ये कब होता है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, ऐसी पब्लिक को, सरकारी अथॉरिटी को दिया जाता है कि अगर वो फेल हो जाए कोई अपनी ड्यूटी निभाने में तो दिया जाता है। और मान लो कि प्राइवेट कंपनी फेल हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट क्यों रिट करेगा जारी? बोले डूबेगा तो डूब साला अपना, क्या दिक्कत है इसमें? तो पब्लिक अथॉरिटी को ही ये कमांड दिया जाता है। अगर कोई भी सरकारी संस्थान है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको रिट जारी कर देगा कि तुम ठीक से काम करो, उसको कमांड किया जा रहा है, वो मैंडेमस से होगा। हैबियस का मतलब होता है यू मे हैव बॉडी और मैंडेमस का मतलब होता है टू कमांड। और ये क्वेश्चन कैसे आएगा बताता हूँ। इधर रहेगा हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, इधर रहेगा मैचिंग कराना कि यू मे हैव बॉडी टू गिव कमांड, और मैच ऐसे ऐसे कराना होगा। तो इस तरह से भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर क्वेश्चन के फॉर्म में देना चाहे तो भी दे सकता है। याद रखना मैंडेमस जो मैंने बताया वो सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के लिए है। अगला क्या है? क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, व्हाट अथॉरिटी, किस हैसियत से, किस हैसियत से आपने किया। इसका मतलब ये होता है कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी संस्थान अगर अपने पद का दुरुपयोग करे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है कि आपके किस हैसियत से काम करा। फॉर एग्जांपल अगर गांव की अगर बात मैं करूं समझने के लिए, तो अभी देखो कि हमारे और आपके गांव की जो मुखिया होगा या होगी वो महिलाएं जनरली होती हैं कहीं कहीं, लेकिन मुखिया किसके द्वारा जाना जाता है? उसके हस्बैंड के नाम से जाना जाता है, सारा काम वही करता है। इस केस में कोई चाहे तो क्यू वारंटो जारी करवा सकता है और काफ़ी उसको भारी पड़ सकता है उस इंसान को। समझ में आ गया? तो ये क्या हो सकता है? इफ़ एनी पब्लिक अथॉरिटी मिसयूजेज देयर पावर और डू समथिंग विच इज़ आउट ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन, देन कोर्ट कैन इशू द रिट, कोर्ट रिट जारी कर सकता है। समझ में आ गया? अगला दो देख लो। अगला दो जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर चल रहा है। सेटोरिडी का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कि एक बड़ा कोर्ट है, मतलब कि एक कोर्ट ए है, ये कोर्ट बी है, मतलब यहाँ पे लिख लो ये है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हाई कोर्ट ने फैसला गलत सुनाया तो उस केस को, मान लो कि अगर कोई केस पर फैसला गलत सुनाया तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने पास उस केस को ट्रांसफ़र कर लेगा और अपना जजमेंट उस पर सुनाएगा। इसे बोलते हैं सीटोरिडी, मतलब कि किसी से ले लेना, हाई कोर्ट से, मतलब लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट जो होगा उसका पावर ले लेगा, ठीक है, सीटोरिडी। और लास्ट में है प्रोहिबिशन।
प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, किसी को रोक लगा देना, तो सिंपल सा वर्ड है। मतलब फिर से वही है कि यहाँ पे एक लोअर कोर्ट है और यहाँ पे एक हायर कोर्ट है। हायर कोर्ट को मान लो सुप्रीम कोर्ट, इसको मान लो हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि ये जो हाई कोर्ट है ना, ये फैसला गलत सुनाने वाला है, फैसला दिया नहीं है, गलत सुनाने वाला है। मतलब कि वो एज्यूम कर रहे हैं, वो मान के चल रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि हाई कोर्ट गलत फैसला सुनाने वाला है, तो इस केस को अपने पास वो ट्रांसफ़र कर लेंगे जजमेंट देने से पहले। तो यही हो गया हमारा 5 टाइप का रिट। रिविजन कराता हूँ आपका। हैवियस कॉर्पस मतलब होता है किसी को कोई कब्जा कर ले, डिटेन कर ले, तो होता है यू मे हैव बॉडी। मैंडेंस का मतलब होता है कि तुमने किस हैसियत से टू गिव कमांड, सॉरी मैंडेमस का मतलब है टू गिव कमांड। कोई पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी, कोई पब्लिक अथॉरिटी अगर वो फेल हो जाए तो उसे बोलते हैं मैंडेमस के जरिए हम रिट दिलवा सकते हैं। क्यू वारंटो मतलब होता है किस अधिकार से आपने ये काम किया, आपके पास तो पावर था नहीं फिर भी किससे आपने किया। सी टोरी का मतलब होता है कि अगर लोअर कोर्ट को फैसला अगर किसी ने अगर दिया ऐसा कि हायर कोर्ट को लगे कि ये फैसला सही नहीं है, तो अपने पास वो केस को फिर से लेकर उसे फैसला सुनाएगा। और प्रोविज़न का मतलब क्या होता है कि लोअर कोर्ट फैसला सुनाने ही वाला होता है, उससे पहले हायर कोर्ट उसको रोक देता है। यही होता है रिट। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया। अब बोलता हूँ आपसे कि वीडियो पसंद आया, मेरे मेहनत को आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो लाइक कर देना। बोलूँगा कुछ नहीं, एक पार्ट में आपका और कंप्लीट कराऊँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।